ओके, तो लास्ट टाइम हमने एंजाइम्स वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, और आई सपोज बायोमोलिक्यूल्स में उतना ही मेनली आपको जानना है। ठीक है, और मेनली एंजाइम वाला पार्ट जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा हाई रहती है। तो जो अगली चीज है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर सेल। और ऑफ कोर्स हमेशा की तरह मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से ही पढ़ाऊंगा। आई सपोज आप सभी को जो मेरी स्क्रीन है वो विजिबल है। सर विजिबल यस है। सर। ओके ओके, तो यस सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेल का ओरिजिन की अगर मैं बात करूं, शुरुआत से अगर बात करूं, तो आपको पता है कि ओरिजिन ऑफ सेल कुछ इस तरीके से हुआ था कि कुछ केमिकल मटेरियल था जो पहले इवॉल्व हुआ था। ठीक है, दैट इज केमिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बताता है हमको कि क्वासर रिच नाम का स्ट्रक्चर बना था, या प्रोटोबायंट्स बोल सकते हैं, जो इनिशियल स्ट्रक्चर्स थे। ठीक है, जो स्लोली ग्रेजुअली इवॉल्व हुए सेल के अंदर। और जो सेल जो पहले इवॉल्व हुआ तो दैट वाज ऑफ कोर्स विदाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का ओरिजिन बाद में हुआ है। तो क्योंकि वो न्यूक्लियस से पहले इवॉल्व हुआ तो उस हमने प्रो कैरियोटिक सेल बोलना शुरू कर दिया कि प्रो दैट इज बिफोर, एंड कैरियो मतलब कि न्यूक्लियस। तो इनिशियली जो इवॉल्व हुए हैं वो प्रो कैरियोटिक सेल्स हुए हैं, और बाद में अप्रोक्सीमेटली लाइक 1.5 बिलियन ईयर्स अगो, दैट इज 1.5 इंटू 10 की पावर 9 ईयर्स अगो, कहीं ना कहीं पर इवॉल्व हुआ है आपका ये द प्रॉपर सेलुलर फॉर्म्स, द यू कैरियोटिक सेल जिसको बोलते हैं, प्रॉपर सेल जिसमें न्यूक्लियस भी है, सेल ऑर्गेनेल्स भी हैं, और अदर थिंग्स भी हैं। खैर, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो प्रोकैरियोटिक सेल वाला पार्ट है वो आप बॉटनी में डील करेंगे अंडर द मोनेरा। जब आप बैक्टीरिया वगैरह बाकी चीज़ें पढ़ेंगे वहाँ पे आप आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स लाइक स्पाइरोकीट्स वगैरह भी आप डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें आपको ये भी जानना होगा द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इनके मेम्ब्रेन्स जैसे कि इनकी सेल वॉल और इनका ग्लाइकोकैलिक्स और अदर थिंग्स, एंड हाउ दे आर इम्पोर्टेंट, एंड यस वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो वो सारी बातें जो हैं वो आप फिम्ब्रे या इसका जो भी चीज़ें हैं, फिम्ब्रे, पिलाई, अदर थिंग्स, ये सारी बातें जो हैं ये आप डिस्कस करेंगे अंडर द टॉपिक मोनेरा या बैक्टीरिया, जो आपको ऑफ कोर्स आपके सिलेबस के हिसाब से या हमारे ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न के हिसाब से जो आप बॉटनी में पढ़ेंगे, आपको बॉटनी वाले सर डिटेल में बताएंगे जब वो मोनेरा डिस्कस करेंगे, या उन्होंने बताया भी होगा अगर आपका डिस्कस हो गया है तो। हम अभी जो सेल की बात करेंगे वो मेरा जो मेन एम्फोसिस ऑफ द सेल की बात रहेगी, वो मेन एम्फोसिस रहेगा कहीं ना कहीं पर विद द यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल की हम बात कर रहे हैं, सारी बातें हमारी यूकैरियोटिक सेल के रिगार्डिंग होंगी। लेकिन हाँ, जहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है विद प्रोकैरियोटिक सेल, वो थोड़ा आइडिया मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, एंड सेल बीइंग अ वास्ट चैप्टर इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो उसमें मेजर मेजर बातें हैं जो उनकी बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल और बहुत ज़्यादा इश्यूज या टॉपिक्स में नहीं जाएंगे। ओके, तो जब भी मैं सेल की बात करता हूँ तो सेल को जब मैं बाहर से देखता हूँ, वेन एवर आई लुक एट द आउटर मोस्ट अपियरेंस ऑफ द सेल, तो जब भी मैं आउटर मोस्ट अपियरेंस ऑफ द सेल की बात करता हूँ तो सेल के नाम पे हम मेरे माइंड में जब भी आता है तो एक सेल की कवरिंग आती है जिसको हम सेल एनवलप बुलाते हैं। अब सेल एनवलप के अंदर अगर हम एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसके सेल एनवलप के अंदर कुल मिला के 3 चीजें आती हैं। अब वो जो 3 चीजें सेल एनवलप के अंदर आती हैं, जिस हिसाब से आउटर मोस्ट जो रहती है, वो आउटर मोस्ट जो चीज है दैट इज नोन एज द ग्लाइकोकैलिक्स। अभी जो ग्लाइकोकैलिक्स है द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अ सेल,
इन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। वो बेसिकली ग्लाइको मतलब शुगर की मॉइटीज का बना हुआ एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। और इस ग्लाइकोकैलिक्स की बात हम तब भी कर लेते हैं कभी कभी जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं, उसके ऊपर जो शुगर के कॉम्प्लेक्सेस बाहर लगे रहते हैं, हम उन्हें ग्लाइकोकैलिक्स कभी कभार बोल देते हैं। वी कैन कॉल देम ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, या कहीं ना कहीं एनिमल सेल में भी हम कहने को कह सकते हैं कि यस देयर इज अ काइंड ऑफ अ ग्लाइकोकैलिक्स। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ लेट्स से एक प्लांट सेल की, तो उसमें रेयरली हम कहीं ना कहीं ग्लाइकोकैलिक्स की बात करते हैं। तो हम ग्लाइकोकैलिक्स की बात फिलहाल छोड़ देंगे, क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स कहीं ना कहीं हम डिटेल में प्रोकैरियोट्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। ठीक है, जो स्लाइम लेयर या कहीं ना कहीं कैप्सूल की फॉर्म हो सकता है, वो सब आपके बॉटनी की मेजरली बातें हैं। खैर, तो अच्छा, सेल के बारे में ये भी एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको ऑफकोर्स पता होनी चाहिए। ये मैं आपको एक ही बार फटाफट ब्रशअप करा देता हूँ कि जो सेल है, ठीक है ना, तो जो सेल का अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो जब भी सेल की चैप्टर की हम बात करते हैं तो उसमें शुरुआत में एक दो क्वेश्चन आते हैं कि हाँ भाई ये सेल थ्योरी क्या है। तो सेल थ्योरी बहुत ही बेसिक सी थ्योरी है, ठीक है ना। शिल्डन, शॉन वर द टू साइंटिस्ट हु गेव द सेल थ्योरी, ठीक है ना, जो बेसिक सेल थ्योरी थी। और उस थ्योरी में सिंपल सी इतनी सी बात थी कि सारी चीजें सेल से बनी हुई हैं, ठीक है, और नया सेल जो बनेगा वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेगा। तो यही मेनली जो थी क्या थी द सेल थ्योरी। एक्चुअली सेल थ्योरी जो था उसमें जो मेन कंपोनेंट था शुरुआत में वो ये था कि बस इतनी सी बात थी कि सारी चीजें सेल से बनी हुई है या सेल के कंपोनेंट से बनी हुई है, इतना ही। तो बेसिक यूनिट जो है सेल है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक है ना। तो इतनी ही थी सेल थ्योरी। फिर अब जब पुट टुगेदर की जाती है तो उसमें ऐड कर लिया जाता है। जैसे उसमें जैसे जो शॉन है वो तो जूलॉजिस्ट थे, तो शॉन वो जूलॉजिस्ट, तो उन्होंने जूलॉजी कॉन्टेक्स्ट में दिया कि एनिमल सेल जो सेल से बने हुए हैं। और जो शील्डन थे वो बोटानिस्ट थे, तो उन्होंने बॉटनी कॉन्टेक्स्ट में दिया कि प्लांट से भी सेल से बने हुए, सेल की यूनिट से बने हुए। तो मिला के दोनों की बातें कह के कि एनिमल क्या प्लांट क्या सब सेल से बने हुए हैं, सेल थ्योरी बोल दिया। फिर देयर वाज साइंटिस्ट, इस पे क्वेश्चन भी आया था, रुडोल्फ वर्शो, जो आपके एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है कि रुडोल्फ वर्शो ने एक स्टेटमेंट दिया, ऑमनस सेल्ला ई सेल्ला, मतलब कि नए सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। और ये हमें पता है, हमने इवोल्यूशन में पढ़ा है, बायोजेनेटिक सॉरी इवोल्यूशन में पढ़ा है कि बायोजेनेटिक थ्योरी के अंदर, बायोटिक बायोजेनेसिस के अंदर, कि हाँ लिविंग चीजें लिविंग चीजों से आती है, तो सेल सेल से ही आता है। ठीक है, तो ये वर्षों ने बोला। और आज हम जो सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी की बात करते हैं, उसमें 2 पॉइंट ही मेजर हो जाते हैं। एक, सेल से ही सेल बनेगा, ठीक है, वर्षों की बात। और दूसरी, सारी चीजें सेल से ही बनी हुई हैं, ऐसी बेसिक बात। खैर, ये तो बेसिक बेसिक चीजें हैं। हम वापस मेन पॉइंट पर आ जाते हैं। मेन पॉइंट ये कह रहा है कि कोई भी सेल हो, ठीक है, लेट इट बी एनी सेल, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ कंपोनेंट ऑफ ऑल द सेल्स। मतलब कि आप कोई भी सेल उठा लीजिए, चाहे वो प्लांट का हो, चाहे एनिमल का हो, चाहे फंजाई का हो, चाहे बैक्टीरिया का हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एवरीवेयर सेम, और होती ही है और सेम होती है। और सेम होती है तो कैसी होती है, इवन आप इस तरीके की मेम्ब्रेन वायरस देखोगे। मतलब अगर वायरस के पास एनवेलप है ना, तो वो भी कुछ ऐसा ही रहेगा, कैसा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा। तो मैं आपके साथ पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस कर रहा हूँ, फिर मैं आपके साथ सेल वॉल डिस्कस करूंगा, फिर थोड़ा डिफरेंसेस डिस्कस करूंगा। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है आपके एनसीईआरटी के डायग्राम जैसा ही है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बता रखी है। और मैं आपको ऑलरेडी इसके अंदर जो मैंने आपको बताया, ये जो आप देख रहे हो रेड कलर से, ये एक्चुअली लिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं। और ये आप जानते हो कि ये फॉस्फोलिपिड्स किस तरीके के होते हैं। मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाया था कि ग्लिसरॉल होता है, उसमें 3 फैटी एसिड चेन्स होती हैं, उसमें से एक फैटी एसिड चेन की जगह आप फॉस्फोरस लगा दीजिए और साथ में कुछ एक्स केमिकल लगा दीजिए, जैसे कि आयनोस्टॉल, तो फॉस्फेटिडाइल आयनोस्टॉल बन जाता है। इथेनोलामाइन लगा दीजिए तो फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन बन जाता है ना। और कुछ भी आप कॉलिन लगा दीजिए, फॉस्फेटिडाइल कॉलिन बन जाता है। तो ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं। एंड यस, इनके जो हेड्स होते हैं बिकॉज ऑफ फॉस्फोरस, क्योंकि फॉस्फोरस जो है कैसा है, चार्ज, तो उनके हेड कैसे होते हैं, चार्ज होते हैं। चार्ज होते हैं मतलब पोलर होते हैं, पोलर होते हैं मतलब पानी से इनको प्यार होता है, हाइड्रोफिलिक होते हैं। अब क्योंकि हाइड्रोफिलिक होते हैं तो भाई सेल के बाहर भी पानी है, सेल के अंदर भी पानी है, तो दोनों तरफ हेड जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं पानी से इंटरेक्ट करने के लिए। और बीच में जो रीजन रहता है वो हाईली हाइड्रोफोबिक रहता है। क्यों? क्योंकि बीच में
आपका टेल आ जाती है, और टेल कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, जिसकी वजह से बीच का जो एनवायरमेंट है, कोर एनवायरमेंट है, वो कैसा हो जाता है, हाइड्रोफोबिक हो जाता है। और टेल का अमाउंट ज्यादा है, टेल का जो है स्ट्रक्चर, वो कहीं ना कहीं क्या है, टेल जो है वो ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल देते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी, ओवरऑल हाइड्रोफोबिक है या लिपोफिलिक है। ठीक है। अच्छा, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो जब पहली बार पता किया गया था तो वो रेटिकुलोसाइट्स में पता किया गया था। आपके एनसीईआरटी में आरबीसी लिखा है, हाँ वो गलत नहीं है, क्योंकि रेटिकुलोसाइट्स आर एक्चुअली आरबीसी ओनली, रेड ब्लड सेल्स ओनली। एक्चुअली जब रेड ब्लड सेल्स बनना शुरू होते हैं ना, कि हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं पहले, फिर धीरे धीरे वो डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसमें एक स्टेज आती है रेटिकुलोसाइट्स, जो आप कह सकते हो इमेच्योर आरबीसीज हैं। तो उन इमेच्योर आरबीसी के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा गया था। ठीक है। ठीक। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, तो उन्होंने उसको दो, इसके एक मेजर कंपोनेंट्स आ जाते हैं। एक बोलते हैं कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड मोज़ाक मॉडल है। ठीक है। और दूसरा बोलता है कि वो क्वासी फ्लूइड है। तो दो चीजें हैं, एक इट्स अ फ्लूइड मोज़ाक मॉडल, और दूसरा इट इज अ क्वासी फ्लूइड। अब फ्लूइड मोज़ाक मॉडल का क्या मतलब है कि फ्लूइड के बीच में मोज़ाक स्ट्रक्चर्स, भाई इसको आप ऐसा देख सकते हो, जैसे कि मैं देखता हूँ, जैसे आपने कैरामल बनाया, कैरामल समझते हैं ना आप, जैसे चॉकलेट्स के वगैरह वगैरह के ऊपर होता है ना, जैसे कस्टर्ड होता है ना, तो ऐसा कस्टर्ड सा बना लिया, या कैरामल बना दिया, और उसके अंदर आपने नट्स डाल दिए, लेट्स से कोई भी जो नट्स हैं, है ना, वॉलनट, और ये कोई भी नट्स है ना, पीनट्स, वॉलनट्स, ठीक है ना, ये सब आपने डाल दिए। ठीक है ना। तो अब ये जो नट्स हैं, दीज आर एक्चुअली द प्रोटीन्स, और जो कैरामल या आप कह सकते हो कस्टर्ड लाइक चीज है, वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है, फ्लूइड मोज़ाक मॉडल है, जिसमें फ्लूइड इज द लिपिड, एंड मोज़ाक बीच बीच में जो स्ट्रक्चर्स है जो एम्बेडेड है, दोज आर द प्रोटीन्स। दूसरी चीज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कही गई है कि इट इज अ क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड होता है सेमी फ्लूइड, आधा फ्लूइड आधा सॉलिड, जैसे आपकी पेस्ट होती है, टूथपेस्ट टूथपेस्ट होती है ना, आप टूथपेस्ट को बोल सकते हो कहीं ना कहीं क्वासी फ्लूइड, या जेल, थोड़ा हार्ड जेल जो होता है, ठीक है ना, उसको आप बोल सकते हो क्वासी फ्लूइड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो सेमी सॉलिड होता है, ऐसा बोल सकते हैं, एंड यस इट्स अ फ्लूइड मोज़ाक मॉडल। खैर, अच्छा जनरली अगर बात करें, अगर हम एक जनरल बात करें, तो यस एक किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होता है, और लिपिड का अमाउंट जनरली क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली आप ऐसा कह सकते हैं कि करीब करीब, अब जैसे एनसीईआरटी की बात करें और आरबीसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें एनसीईआरटी में, तो 52% वो बोलता है कि प्रोटीन है, और 40% क्या है, लिपिड है। ठीक है। तो टोटल मेक्स अप अबाउट अराउंड 92%, और बाकी जो 8% है वो आयंस वायंस और बाकी थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें, दूसरे केमिकल्स, वो सब हैं। तो मतलब प्रोटीन ज्यादा है, और जो लिपिड है वो अमाउंट में कम है। लेकिन याद रखिएगा, ये जो बात की गई है, ये स्पेसिफिकली आरबीसी के कॉन्टेक्स्ट में की गई है। अगर मैं यही चीज लेट्स से, अगर मैं लेट्स से माइलिन शीट की बात करूं, या न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन की बात करूं, तो वहां पे लिपिड का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, और यस प्रोटीन का अमाउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वहां पे 60-70% आपका लिपिड हो जाता है, 20-30% क्या रह जाते हैं, प्रोटीन रह जाते हैं। तो दैट ऑफकोर्स वेरी फ्रॉम सेल टू सेल। ठीक है ना। एंड ऑफकोर्स जहां पे प्रोटीन ज्यादा होंगे, वो वाली जो मेम्ब्रेन होगी वो ज्यादा सेलेक्टिवली परमेबल होगी। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो लेस फ्रीली परमेबल होगी, ज्यादा सिलेक्टिवली परमेबल होगी, क्योंकि यही प्रोटीन्स चैनल्स की फॉर्म में, या आयन चैनल्स की फॉर्म में, ये जो प्रोटीन्स हैं, ये एक मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल बनाते हैं। कि अगर एक मेम्ब्रेन को हाईली सेलेक्टिवली परमेबल होना है, कि हाँ मैं बहुत अच्छे से फैसला करूंगी, ध्यान रखूंगी कि कौन अंदर आए कौन ना अंदर जाए, ठीक है ना, तो उसके अंदर काफी सारे चैनल्स होंगे जो अलग अलग आयंस के मूवमेंट को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, जिसको आप जानते हैं कि हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। कि हाँ किसी को जाना है तो फिर वो प्रोटीन चैनल के थ्रू ही क्या करेगा, जाएगा। तो नंबर ऑफ प्रोटीन ज्यादा होने का मतलब सीधा सा जाता है कि एक मेम्ब्रेन जो ज्यादा सिलेक्टिव हो जाए। ठीक है। अच्छा, और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। इंटरेस्टिंग बात एक बहुत ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, क्वासी फ्लूइड, और ये जो फ्लूइड मोज़ाक वाला, ये कॉमन है हर मेम्ब्रेन के लिए। मतलब
आप अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करो तो उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा है, वायरस के एनवलप की बात करो तो उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा है, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन की बात करो तो उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा है। इतना नहीं, आपके सेल के अंदर जितनी मेम्ब्रेन्स हैं, जैसे अगर आप बात करो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तो उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा है, बस थोड़ा सा मॉडिफाइड है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन की बात करो, उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा है, ठीक है ना। गोल्गी एपैरेटस की मेम्ब्रेन की बात करो, उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा है। वैक्यूल की कवरिंग टोनोप्लास्ट की बात करो, उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा है, ठीक है। और लाइसोसोम की बात करो, उसकी मेम्ब्रेन की बात करो, उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा है, ठीक है। तो जितने मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं एक सेल के अंदर, उन सब की मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एकदम ऐसा ही होता है विद लिटिल लिटिल मॉडिफिकेशंस। इसका मतलब सबका ओरिजिन कहीं ना कहीं से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। या आप कह सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिससे बनी है, ठीक है, उन सब का ओरिजिन क्या है, सेम है। और ये हम जानते हैं कि ये सारी चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बन रही हैं, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनता है एंड वही आगे एक्सटेंड होके प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बनाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इन सब को ना एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोल देते हैं, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, फिर उसमें गोल्गी apparatus, फिर आगे लाइसोसोम्स, है ना, फिर वैक्यूल्स, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कोर्स। ये सारा मिलके हम बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि ये सब एक जैसा है और सब एक दूसरे से रिलेटेड है। खैर, वो क्या रिलेशन है वो हम लास्ट में पढ़ेंगे जब हम सारी चीजें समझ जाएंगे। अब मैं आखिरी चीज स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि ब्लू कलर से बहुत सारे प्रोटीन्स दिखाए हुए हैं। अब मैं कुछ एक प्रोटीन्स की बात करूं तो इसमें ना एक प्रोटीन दिया हुआ है इंटीग्रल प्रोटीन, है ना। और कुछ प्रोटीन दे रखे हैं जैसे कि लेट्स से अच्छा, एक दे रखे पेरिफेरल प्रोटीन। आप नीचे की तरफ देखेंगे तो थोड़ा आधा छुपा हुआ है, कटा हुआ है, तो दैट इज एक्चुअली द पेरिफेरल प्रोटीन। ये नीचे ग्रीन से मैंने मार्क कर दिया, दैट इज द पेरिफेरल प्रोटीन। अच्छा, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देयर इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, जो ऊपर अंदर बाहर हो रखा है। और फिर वी हैव द आयन चैनल्स। ओके, तो मैं ये सब चीजों के बारे में बताता हूँ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैं इन टोटल दो तरीके के प्रोटीन में बांट देता हूँ। हालांकि वो गलत गलत रहेगा, लेकिन फिर भी चलो बांट देते हैं। तो दो तरीके के प्रोटीन्स होते हैं। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। अगर आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब किया, मतलब आपने, जैसे आप उसमें करते हैं ना डीएनए एक्सट्रैक्शन में, कि हाँ साबुन से धो दिया, है ना, डिटर्जेंट से धो दिया, ठीक है ना। तो डिटर्जेंट से साफ करोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिग्रेड कर जाएगी, लिपिड होकर डिग्रेड कर जाते हैं। तो जब एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिग्रेड करेगी तो जो प्रोटीन्स इजीली बाहर आ जाएंगे उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स, कि जो प्रोटीन अच्छे से इंटीग्रेटेड नहीं है, अच्छे से जुड़े हुए नहीं है, जो इजीली बाहर आ जाते हैं, जिन्हें सेपरेट करना आसान है, दोज प्रोटीन्स आर नोन एज पेरिफेरल प्रोटीन्स, ठीक है ना। ओके, और वो किसी भी तरफ पेरिफेरी पे हो सकते हैं, वो अंदर की तरफ भी हो सकते हैं, वो बाहर की तरफ भी हो सकते हैं। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि हाँ भाई सेल के अंदर की तरफ होंगे, नहीं, सेल के बाहर की तरफ भी हो सकते हैं। तो दोज आर द पेरिफेरल प्रोटीन्स। फिर होते हैं एक इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स। इंटीग्रेटेड प्रोटीन का मतलब जो अच्छे से जुड़े हुए हैं, जो इंटीग्रल पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिन्हें आप इजीली निकाल नहीं सकते। अब इसी इंटीग्रल प्रोटीन्स के अंदर एक एग्जांपल आ जाता है आयन चैनल्स का या सिंपल चैनल्स का। जैसे आपके GLUT4, मैंने आपको एंजाइम पढ़ा ना, GLUT4। तो GLUT4 क्या है? GLUT4 ग्लूकोज के अंदर आने के लिए चैनल है जो प्रेजेंट है एडिपोसाइट्स पे या लिवर सेल्स पे। तो ग्लूकोज को अगर अंदर आना है तो वो किसके थ्रू आएगा? GLUT4 के थ्रू आएगा। या एक्वापोरेंस, पानी के आने के लिए चैनल्स। ये सारे के सारे आपके प्रोटीन चैनल्स हो जाते हैं। या सोडियम का चैनल या पोटेशियम का चैनल, है ना, आपको पता है सोडियम पोटेशियम चैनल्स जब आप पढ़ते हो न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स कंडक्शन, तो वो सारे भी क्या हो जाते हैं? आपके चैनल प्रोटीन्स हो जाते हैं। इसके अलावा आपके जैसे कि मैंने जो ब्लैक से ये वाला मार्क किया है, ये जैसे कि मैं वापस बताता हूँ, ये जो रेड से मैं ये सर्कल कर रहा हूँ, ये जो आपका प्रोटीन आप देख सकते हैं अल्फा हेलिक्स है। और ये अल्फा हेलिक्स ऊपर भी, इस ऊपर से लेकर नीचे तक जा रहा है। ये एक्चुअली आपके ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो ऊपर से लेकर नीचे तक जाते हैं, ठीक है, पूरी मेम्ब्रेन में आर पार होते हैं। और ये जनरली रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं कि भाई कोई हार्मोन आया, ठीक है, जैसे इंसुलिन रिसेप्टर इज अ टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर, ठीक है ना। तो वो कैसा रिसेप्टर है? इट्स अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अच्छा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रिसेप्टर, इट इज अ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, GPCR बोलते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स।
तो वो भी क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, सेल टू सेल इंटरेक्शन में काम करते हैं। जैसे HIV वायरस आया, ठीक है, और टी हेल्पर सेल्स के साथ इंटरेक्ट किया, तो इंटरेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, CD4+ रिसेप्टर्स। तो वो क्या है, दे आर द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, या which may act as and generally act as the सेल सरफेस रिसेप्टर्स, और ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सेल की पहचान बताते हैं। आपका सेल आपकी बॉडी का सेल है, इसकी पहचान क्या है, उसके यही सेल सरफेस रिसेप्टर्स या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। कल को आपकी किडनी उठा के किसी और की किडनी में डाल दी जाए, तो आप दूसरा जो आपके जो रेसिपिएंट है आपके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगा। उसको कैसे पता कि ये किडनी तुम्हारी नहीं है, किसी और की है ना? हाउ डू वी रिकॉग्नाइज कि ये किडनी मेरी नहीं किसी और की है, इस पर अटैक करना है ना? तो दे ऑल, ये सारा रिकॉग्निशन होता है बाय द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, स्पेसिफिकली नोन एज MHCs, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस, जिसको हम MHC के नाम से जानते हैं। तो बाकी कहने का मतलब ये है कि दीज आर द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड दीज आर इंपॉर्टेंट। अब लास्ट में आपको मैं बताता हूँ कि और क्या इंपॉर्टेंट है डायग्राम में, ठीक है, छोटा सा डायग्राम है बट बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। अब ये देखिए, इसमें दो चीजें आप देखेंगे, एक ऊपर देखिए लिखा हुआ है ग्लाइकोलिपिड, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, हाँ, ऊपर लिखा है, एक जगह लिखा है ग्लाइकोलिपिड, इफ यू कैन सी, ठीक, ओके, और एक जगह लिखा हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। अच्छा, बहुत ही सिंपल सी चीज है, अगर आप शुगर को जोड़ दो लिपिड के ऊपर तो वो ग्लाइकोलिपिड हो गया, ठीक भाई, ये लिपिड ही है ना मेम्ब्रेन, इस पे शुगर जोड़ दी तो इट्स ग्लाइकोलिपिड। और इसी, अब यहाँ पर अलग है, यहाँ पर आपने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स है उसके ऊपर शुगर जोड़ी हुई है, तो प्रोटीन पे शुगर जोड़ दिया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। जैसे ग्लाइकोलिपिड्स जो मेम्ब्रेन के ऊपर रहते हैं, ये एडहेशंस में हेल्प करते हैं, जुड़ने में हेल्प करते हैं, ये भी सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करते हैं, कौन, ग्लाइकोलिपिड्स। अब पता है क्या कि एक, अच्छा, और ग्लाइकोप्रोटीन्स एक्चुअली वेरिएशन के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और दूसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर फर्क होगा तो प्रोटीन्स का होगा, और प्रोटीन्स में जहां डिफरेंस आएगा वो बेसिकली आएगा शुगर की वजह से। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि आपके जो आरबीसीज होते हैं उसके ऊपर करीब करीब 33 किस्म के ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो आपके ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं, मतलब 33 तरीके से ब्लड ग्रुप क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें से एक सिंपल सा चीज है, एक सिंपल सा तरीका है RH का, कि अगर RH प्रेजेंट है तो इट इज RH पॉजिटिव, RH प्रेजेंट नहीं है तो इट इज RH नेगेटिव। तो ये RH क्या है, RH इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, इट्स अ ग्लाइकोप्रोटीन विच वाज फर्स्ट फाउंड इन rhesus monkey। तो आज अब हम ह्यूमन में देखते हैं, तो वो RH ग्लाइकोप्रोटीन अगर प्रेजेंट है तो यस इट इज RH पॉजिटिव, और प्रेजेंट नहीं है तो इट इज RH नेगेटिव। ये तो हुई ग्लाइकोप्रोटीन की बात। अब एक होता है आपका ABO ब्लड ग्रुप। अब जो ABO ब्लड ग्रुप है उसमें वी हैव सिंपल एक ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है ना, और उसके जो शुगर के जो लिंकेज है, फॉर एग्जांपल इट इज लाइक से इट इज फ्यूकोस, गैलेक्टोस, सॉरी फ्यूकोस, ये सॉरी फ्यूकोस, गैलेक्टोस एंड N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये बेसिक शुगर मॉइटी है जो हर एक ग्लाइकोप्रोटीन पे रहती है। अब इसके जो गैलेक्टोस है उसके ऊपर आपने एक N एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन लगा दिया तो वो बन गया B टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ब्लड ग्रुप हो गया B। अगर उसी के गैलेक्टोस के ऊपर आपने लेट से गैलेक्टोस लगा दिया, ओ आई एम सो सॉरी, अगर आपने उसके गैलेक्टोस के ऊपर N एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन लगा दिया तो वो बन गया आपका A टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। और वही आपने गैलेक्टोस के ऊपर गैलेक्टोसामाइन हटा के गैलेक्टोस ही लगा दिया, 2 गैलेक्टोस हो गए, तो फिर वो बन गया आपका B टाइप ऑफ द एंटीजन। और दोनों में से कुछ नहीं लगाया तो वो बन गया आपका A टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन या A टाइप ऑफ एंटीजन। तो कहने का मतलब ये है कि है तो सेल तीनों एक ही है, सब कुछ ग्लाइकोप्रोटीन सेम, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ गया, डिफरेंस आ गया उनके शुगर के अटैच होने में। तो ये जो शुगर जो अटैच होती है, ये डिफरेंट शुगर अगर अटैच हो जाएगी तो वो कंप्लीटली डिफरेंट ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा। तो वेरिएशन ऑफ अ सेल जो बताता है वो उसके ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर जो शुगर का ज्वाइनिंग है वो बता रहा है, वो सेल टू सेल रिकॉग्निशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि कभी भी
दो सेल सेम टू सेम नहीं होते, उनके कुछ ना कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स आपस में डिफरेंस होंगे ही। क्लियर? तो दैट इज अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक आखिरी चीज इसमें जो बता रहा हूं मैं आपको, वो है ये कोलेस्ट्रॉल। कि आप देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल बीच बीच में रहेगा, और ये जरूरी है, इट मेंटेन्स द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मेंटेन रहे, उसके लिए इम्पोर्टेंट है दी कोलेस्टेरॉल। क्लियर है पॉइंट? तो आई सपोज आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्लियर है। ओरिजिन की बात की जाए तो आप इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह सकते हो, उससे ड्राइव होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई डाउट? आगे बात करें। यस सर। यस सर। ओके तो अगर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का sir. बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर है, तो अब हम आगे चलते हैं। आगे मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ अबाउट द सेल वॉल। हालांकि बॉटनी का ज़्यादा पार्ट रहता है ये, ठीक है, लेकिन क्योंकि सेल में इंक्लूडेड है तो चलो हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब सेल वॉल जो आप देखते हो तो आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में काफ़ी फर्क होता है। कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपके सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन ठहरी कि भाई, अच्छा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतनी इंटरेस्टिंग मेम्ब्रेन है कि वो फैसला करती है, ऑफकोर्स सेल फैसला करता है, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तय करती है कि कौन चीज़ अंदर आएगी। और वो इतनी इंटरेस्टिंग मेम्ब्रेन है कि वो मतलब अगर सेल को चाहिए कोई चीज़, तो फिर उसको फर्क नहीं पड़ता कि अंदर कंसंट्रेशन कम है, अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या भाड़ में, अगर उसको चाहिए तो चाहिए। मतलब सिर्फ सेल नीड्स ग्लूकोज या सेल नीड्स सोडियम पोटेशियम, जो भी उसको चाहिए, तो फिर चाहे ऑलरेडी उसके पास हो चाहे ना हो, वो उसको बाहर से लेकर ही आएगा, ठीक है ना। और अंदर लाने के लिए जो काम करेंगे वो कौन काम करेंगे? प्रोटीन काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम करेगी। अच्छा सेल वॉल ऐसा नहीं है, पता है आपको, सेल वॉल को हम डेड मानते हैं क्योंकि वो जिंदा रहने के कोई भी चीज शो नहीं करता। वो बस एक वो ग्रुप है ऑफ दी सेल्यूलोस। मेनली हम सेल्यूलोस की बात इसलिए करें क्योंकि प्लांट सेल की बात करें। तो सेल वॉल इज डेड, सेल वॉल इज फ्रीली परमेबल। अच्छा फ्रीली परमेबल जो वर्ड है वो पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि आप कह सकते हैं इट इज परमेबल ऑन साइज बेस्ड। साइज बेस से परमेबल है, क्योंकि पता है आपको कि अगर एक बहुत ही मोटा स्ट्रक्चर होगा, बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर होगा, तो वो सेल वॉल को क्रॉस नहीं कर पाएगा। सिर्फ वही क्रॉस कर पाएगा जो साइज में छोटा होगा और उसके अंदर से इजिली निकल पाएगा। हाँ अगर निकल पाएगा तो फिर उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा कि वो चार्ज है, अनचार्ज है, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है, सोडियम है, पोटेशियम है, वाटर है। अगर वो निकल सकता है तो वो निकल जाए, ठीक है, तो कोई रोक टोक नहीं है। दैट इज वॉट द सेल वॉल। अच्छा सेल वॉल आपको पता है कि एक एनिमल किंगडम को छोड़ के आपको हर जगह मिलेगी। आपको मोनारा में मिलेगी, प्रोटिस्टा में मैक्सिमम मिलेगी, एक प्रोटोजोआ को छोड़ के आपको फंजाई में मिलेगी, काइटिन की मिलेगी, एंड काइटिन की सेल वॉल होती है। और ये छोटे बच्चे पढ़ते हैं, ये बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की होती है ना, उसको छोड़ देते हैं। और प्लांट में सेलुलोज की होती है, आप जानते हो। अच्छा सेलुलोज की होती है, ये तो एक चीज़ है। आगे और भी चीज़ें हो सकती है जैसे कि हेमीसेलुलोज, ठीक है ना, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और क्यूटिन, ठीक है, और पेक्टेट, पेक्टिन और लिग्निन, सुबरिन, ये सब कंपोनेंट्स हैं सेल वॉल के। खैर तो सिर्फ सेलुलोज, अच्छा इसमें मेजर कौन है? सेलुलोज है ऑफकोर्स। और सेलुलोज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सेलुलोज इज अ, पहले ही बताया था, इट्स एन अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इट्स एन अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज विथ β14 लिंकेजेस। और जिसको अगर हम एक छोड़कर एक तोड़ते हैं तो इसका हमें डायमर मिलता है विच इज नोन एज सेलोबायोस, ठीक है। तो β14 लिंकेज है, अनब्रांच्ड है, ठीक है, दैट इज सेलुलोज। अच्छा अब सेल वॉल जो है वो आपको तीन तरीके की मिलेगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है ना। प्राइमरी सेल वॉल वो सेल वॉल है जो ऑफकोर्स पहले बनी है। एक भाई एक सेल बना तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी तो उसके अंदर सेल वॉल भी बनी। तो जो सेल वॉल बनी, जो सेलुलोज की थी या हेमीसेलुलोज बीच में था, उसको हमने बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। फिर ऐसा कुछ होता है कि थोड़े टाइम के साथ साथ जब एक सेल थोड़ा एज हो जाता है, डिफ्रेंशिएट कर जाता है कि अब मैं बहुत डिफ्रेंशिएट कर गया हूँ, अब मैं और डिवाइड नहीं करूंगा पहले तो, और दूसरा अब मैं डिफ्रेंशिएट कर चुका हूँ, मेरा काम जो है खत्म हो चुका है, ठीक है। या कभी दोबारा मौका आएगा जिंदगी में, बाद में कभी डिवाइड करना शुरू करेंगे, जिसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, खैर, जिसको हम मेटाजाइलम या है ना बात करते हैं कि बाद में दोबारा जब वो ग्रोथ करना शुरू करता है। खैर तो जब इनिशियली सेल बड़ा होता है, ठीक है ना, पैरेंकाइमा से कॉलनकाइमा या
स्केलेटन कायमा जब बनने लगता है, जब धीरे धीरे डेड होता है, बड़ा होता है, तब प्राइमरी सेल वॉल के अलावा एक और सेल वॉल आ जाती है, दैट इज द सेकेंडरी सेल वॉल। अब ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल से अंदर होती है, और अंदर बाहर का मतलब विद रिस्पेक्ट टू द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म की बात करें तो प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल में सेकेंडरी सेल वॉल साइटोप्लाज्म के ज्यादा क्लोज है। तो बाहर से अंदर आए तो आपके पास पहले प्राइमरी सेल वॉल है, फिर आपके पास क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल। अच्छा, दोनों के ग्रोथ में भी फर्क है। जैसे हम बोलते हैं कि इंट्रोससेप्टिव, इंट्रोससेप्शन करके बोलते हैं, इंट्रोससेप्शन आपको लिख देता हूँ टर्म, इंट्रोससेप्शन, इंट्रोससेप्शन, ठीक है ना। इंट्रोससेप्शन का मतलब इकट्ठा होना फ्रॉम विदिन, मतलब कि अंदर से सेल्यूलोज के डिपोजिशन की वजह से प्राइमरी सेल वॉल क्या करता है, ग्रो करता है, तो उसको इंट्रोससेप्टेड ग्रोथ कहते हैं, वो प्राइमरी सेल वॉल की है, ठीक है। और सेकेंडरी सेल वॉल इकट्ठा करता है चीजों को, यहां से ले लिया, वहां से ले लिया, कहीं और से ले गए, यहां से ले गए, है ना। तो उनकी ग्रोथ होती है एक्रीशन से। तो एक्रीशन वर्ड जो है, एक्रीशन, ये वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल के लिए, और इंट्रोससेप्शन वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम प्राइमरी सेल वॉल की ग्रोथ के लिए। खैर, और आगे बात सेकेंडरी करते सेल हैं, वॉल भी उसी चीज की बनी होगी जिससे प्राइमरी सेल वॉल बनी है। क्या 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 सर, जो प्राइमरी सेल वॉल का कंपोजिशन होगा वही सेकेंडरी सेल वॉल का भी होगा ना? नहीं नहीं नहीं, मैं आगे आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, सेकेंडरी सेल वॉल की बात कर रहे हैं अब जैसे इस डायग्राम में आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि जो बीच में आप लाइट ग्रीन देख रहे हो, एकदम लाइट ग्रीन, पैरेट ग्रीन, ये मिडल लैमेला है। फिर उससे जो थोड़ा सा और डार्क हो गया है वो प्राइमरी सेल वॉल है। फिर जो ज्यादा डार्क हो गया है वो आपकी सेकेंडरी सेल वॉल है। तो आप देख सकते हो कि सेकेंडरी सेल वॉल पहले आ रही है, फिर आ रही है प्राइमरी सेल वॉल, और दो सेल के बीच में जो बीच में डिपोजिशन है वो मिडिल लैमेला का है। तो जैसा कि एक मुझसे पूछ रहे थे कि कॉम्पोजिशन के बारे में, तीनों का कॉम्पोजिशन अलग अलग है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज, ये चीफ कॉम्पोनेंट्स हैं आपके प्राइमरी सेल वॉल के, सेलुलोज ज्यादा, हेमीसेलुलोज कम, ठीक है ना। थोड़ा बहुत पैक्टिन वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम सेकेंडरी सेल वॉल पे आए तो सेकेंडरी सेल वॉल में मेजर कॉम्पोजिशन जो रहता है, या तो वो रहेगा आपका हेमीसेलुलोज, ठीक है, या जो मेन कंपोनेंट्स हैं, हम या तो एक होता है लिग्निन, तो हम बोलते हैं लिग्निफाइड सेल वॉल, जिनके पास लिग्निन रहेगा, या सुबेरिन जिसको हम बोलते हैं सुबराइज सेल वॉल्स। तो लिग्निन, सुबेरिन, ठीक है ना, क्यूटिन, ठीक है ना। तो क्यूटिन, लिग्निन, सुबेरिन, सुबेरिन, तो ये जो चीफ कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स हैं मेजरली सेकेंडरी सेल वॉल के। हाँ, फिर इसमें आपके ये सेलुलोज भी रह सकता है थोड़ा सा, है ना, हेमीसेलुलोज भी रह सकता है, पैक्टिन भी रह सकता है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि फिक्स की हाँ यही चीज रहेंगी, बट मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ कि मेजर जो कंपोनेंट है सेकेंडरी सेल वॉल का, या तो लिग्निन रहेगा, ठीक है, अगर लिग्निन होगा तो हम लिग्निफाइड सेल वॉल बोलेंगे, पैक्टिन होगा तो सॉरी सुबरिन होगा तो हम सुबराइज बोलेंगे, ठीक है ना, आ रही बात समझ में। और क्यूटिन होगा तो हम लाइक क्यूटिन वाली जो होंगे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मेम्ब्रेन सेल वॉल बोलेंगे। तो वो वेरी करता है सेल टू सेल, वो अलग अलग रह सकता है। तो दैट इज व्हाट इज सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल का दो मेजर कंपोनेंट क्या रहेगा, दी सेलुलोज रहेगा अलॉन्ग विद हेमीसेलुलोज। अच्छा, पेक्टिन की हम बात करते हैं, पेक्टिन को भी हम सेल वॉल के कंपोनेंट में नहीं मानते, लेकिन वो एक्चुअली आपका मिडिल लैमेला उसमें ज्यादा है, मतलब मिडिल लैमेला में जो पेक्टिन का अमाउंट है वो क्या है, ज्यादा है। मिडिल लैमेला बना ही मेजरली पेक्टिन से हुआ है। कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, दो तरीके के पेक्टेट सॉल्ट्स हैं जो पाए जाएंगे मिडिल लैमेला में। और मिडिल लैमेला कुछ नहीं बल्कि सीमेंटिंग स्ट्रक्चर है कि भाई दो सेल को आपस में जोड़ दो बाय हेल्प ऑफ मिडिल लैमेला। तो अगर आप ऑर्डर की बात करें तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि पहले आएगा मिडिल लैमेला, फिर आएगा प्राइमरी सेल वॉल, और फिर अंदर जाते जाएंगे तो जाएगा सेकेंडरी सेल वॉल। और सेकेंडरी सेल वॉल भी ना मतलब कि ऐसा नहीं कि एक ही रहेगी, इट कैन बी ऑफ डिफरेंट काइंड। जैसे कि एस जो पहले बनी सेकेंडरी सेल वॉल उसको S1 बोल दिया, फिर बनी S2 बोल दिया, फिर बनी S3 बोल दिया, फिर S4, S5, S6, S7, और यू नो जनरली S2 S3 तक खत्म हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ रेयर सेल्स में हमने क्या देखा है कि S12 तक जो है सेकेंडरी सेल वॉल गई है। खैर वो आपके इंपॉर्टेंस का नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंस का ये है कि सेकेंडरी सेल वॉल का जो S1, S2, S3 वो अंदर जाते हुए। तो अगर ऑर्डर पूछा जाए तो मिडिल लैमेला,
then comes the cell wall, sorry primary cell wall, then comes the secondary cell wall S1, फिर S2, फिर S3। तो इस तरीके से जाएगा and that would be the diagram for your the cell wall। अच्छा, कोई आपसे पूछता है कि फॉर्मिंग का ऑर्डर क्या है, तो फॉर्मिंग का ऑर्डर भी बहुत सिंपल है। जिस ऑर्डर में ये लगा हुआ है ना, उसी ऑर्डर में फॉर्मेशन भी होता है। पहले बनता है मिडिल लैमेला, फिर बनता है प्राइमरी सेल वॉल, और फिर बनता है सेकेंडरी सेल वॉल। आपको पता है कि जब सेल एक सेल डिवाइड करता है ना, तो साइटोकाइनेसिस ऑफ प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम साइटोकाइनेसिस ऑफ एनिमल सेल। साइटोकाइनेसिस ऑफ एनिमल सेल इज वेरी सिंपल, कि ऐसे अंदर की तरफ मुड़ा, ठीक है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स लगी और अंदर की तरफ मुड़ा, ठीक है, और मतलब अंदर की तरफ, सॉरी सेंट्रीफ्यूजल फोर्स लगी, अंदर की तरफ मुड़ा और सीधा सेल क्या करके डिवाइड कर गया। बाय इन्वेजिनेशन बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ घुसी और सेल मेम्ब्रेन दोनों तरफ बन गई और सेल डिवाइड कर गया। लेकिन जो प्लांट सेल है वो जब डिवाइड कर रहा है, वो जब साइटोकाइनेसिस कर रहा है, तो उसके अंदर बीच में पहले सेल प्लेट बन रही है और फिर सेल प्लेट एक्सटेंड कर रही है बाहर की तरफ, ठीक है ना, सेंट्रीपिटली, और फिर जब वो एक्सटेंड कर रही है बाहर की तरफ, तब उससे सेल वॉल बन रहा है। तो जो बीच में सेल प्लेट बनता है, जो शुरुआत में बनता है, वो एक्चुअली मिडिल लैमेला ही होता है, और उसके आसपास से प्राइमरी सेल वॉल का डिपोजिशन शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन मिडिल लैमेला है, फिर प्राइमरी सेल वॉल, एंड ऑफ कोर्स सेकेंडरी सेल वॉल। तो पहले तो हर सेल में बनती नहीं है, जिसमें बनती है बाद में बनती है। सो आई सपोज कि सेल वॉल की ये वाली बात आपको क्लियर है, ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन एंड इनका पोजीशन इन एक्चुअल सेल। अगला कॉन्सेप्ट जो हम सेल वॉल के बारे में जब पढ़ते हैं तो हमें जानना जो जरूरी है वो ये जरूरी है, ठीक है। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन और देता हूँ कि कुछ सेल्स के अंदर टर्शियरी सेल वॉल जो होती है, ठीक है ना, वो रेयर ही होते हैं, ठीक है। उसमें जाइलेंस, SYLAN, जाइलेंस की बनी होती है, ठीक है, द टर्शियरी सेल वॉल। तो दैट इज अ रेयर फिनोमिना या रेयर ऑब्जर्वेशन। अगला कॉन्सेप्ट है पिट्स का। अब पिट्स का मतलब होता है गड्ढे। अब किस तरह के गड्ढे हैं ये मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ कि कुछ कुछ जगह पर क्या होता है। जैसे कि आप ऑब्जर्व करें कि प्राइमरी सेल वॉल तो रहती है, ठीक है, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल बहुत ही पतली होती है। कि भाई प्राइमरी सेल वॉल तो थी अच्छी खासी, सॉरी प्राइमरी सेल वॉल तो थी अच्छी खासी, ये लाइन प्राइमरी सेल वॉल, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो कहीं कहीं मोटी है, लेकिन एक जगह बीच में ऐसी है जहां वो बिल्कुल ही पतली है। आप समझिए इतनी पतली है कि ना के मात्र है, और अब इधर से भी कम है और इधर से भी कम है। तो बेटा ये वो हिस्सा हो गया जहां पर प्राइमरी सेकेंडरी सेल वॉल बहुत ही पतली है। मतलब अगर एक 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 किसी चीज को एक सेल से दूसरे सेल में जाना है तो उसके लिए आसान क्या होगा कि वो इसको पार करे? नहीं, वो तो इसको पार करेगा, पिट को। इसको हम पिट बोलते हैं, गड्ढा बोलते हैं। तो वो तो पिट को पार करना पसंद करेगा क्योंकि वहां उसको पतली जगह से निकलने का मौका मिलेगा, इजिली निकल जाएगा। तो इसलिए जो पिट्स है वो जगह है जहां से एक सेल से दूसरे सेल में जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या हो जाता है, काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो उसको हम पिट बोल देते हैं। तो पिट एक्चुअली हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। अब जब ट्रांसपोर्ट की बात आई है तो एक और कॉन्सेप्ट आता है सेल वॉल के अंदर, और वो आता है प्लाज्मोडेस्माटा का। अब प्लाज्मोडेस्माटा मैं आपको अगर एक डायग्राम से समझाना चाहूँ, if I had very important diagram for plasmodesmata, okay ये ओके। तो प्लाज्मोडेस्माटा जो है, अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आप इसको डायग्राम देखिए कि पहले तो प्लाज्मोडेस्माटा की बात कर रहे हैं, तो ये तो हो गई आपकी, ये वाला एरिया आपका हो गया द सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक। और लेट्स से ये वाला एरिया हो गया आपका, ब्लू से बना रहा हूँ, द प्राइमरी सेल वॉल। ब्लू से आपकी प्राइमरी सेल वॉल हो गई, ऑरेंज से आपकी सेकेंडरी सेल वॉल हो गई। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल्स आपकी एक तरफ हो गई, और बीच में एक गैप है, और ये जो गैप है इसमें इसका साइटोप्लाज्म, मतलब सेल नंबर 1 का साइटोप्लाज्म सेल नंबर 2 के साइटोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूअस है।
मतलब किसी चीज को अगर जाना है तो उसको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, वो सीधा यहाँ से इजिली यहाँ से क्या कर जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर जाएगा। और इस कनेक्शन को मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लाज्मोडेस्माटा बोल रहा हूँ। और आपको पता है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जब आप सिम्प्लास्टिक पाथवे पढ़ते हो तो आपको पता है कि सिम्प्लास्टिक पाथवे के अंदर पानी सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होता है। और सेल टू सेल, जब सिम्प्लास्टिक पाथवे में पानी ट्रांसपोर्ट होता है तो सेल टू सेल जब जाता है तो थ्रू थ्रू वो प्लाज्मोडेस्माटा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां से जाना क्या रहता है, हमेशा आसान रहता है। ठीक। तो प्लाज्मोडेस्माटा इज अ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन द टू सेल्स। अब प्लाज्मोडेस्माटा के साथ ही एक और कॉन्सेप्ट आता है, डेस्मोटिब्यूल का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे कि पहले आप इस डायग्राम में देख लो, ये जितने कनेक्शन यहाँ बने हुए हैं बीच में जिससे सिम्प्लास्टिक पाथवे चलता है, ये सारे कनेक्शन जो बने हुए हैं दे ऑल आर प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक। अच्छा, अब इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है डेस्मोटिब्यूल का। अब डेस्मोटिब्यूल क्या है? डेस्मोटिब्यूल हम तब बोलते हैं जब एक प्लाज्मोडेस्माटा इज कनेक्टेड थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये सेल वॉल है, ऑरेंज से जो बनाया मैंने सेल वॉल हो गई, ये भी सेल वॉल हो गई। और फिर ये जो कनेक्शन है ये क्या हो गया, दी प्लाज्मोडेस्माटा। अब इस प्लाज्मोडेस्माटा में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसने कनेक्शन बना दिया इसके साथ, है ना, इसका मेम्ब्रेन गया और यहां पर एक्सटेंड हो गया। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कनेक्शन है इसको हम बोल देते हैं डेस्मोटिब्यूल। तो every desmotubule is present at plasmodesmata, but it is not necessary that all the plasmodesmata will contain desmotubules. आई सपोज आपको प्लाज्मोडेस्माटा एंड डेस्मोटिब्यूल के बारे में कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। आगे बात करें, कोई डाउट? हाँ जी बेटा, ये क्लियर है, पिट्स और प्लाज्मोडेस्माटा और डेस्मोटिब्यूल और सेकेंडरी सेल वॉल और प्राइमरी सेल वॉल और Yes. मिडिल लैमेला। सर sir. क्लियर है। आगे बात करें? Yes, sir. यस सर। ओके तो आई सपोज क्वेश्चन आ गया तो अब कर लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो मेरा कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि मैंने आपको सेल वॉल पढ़ा ही दिया है, तो मेरा जो मेन चीज आपके साथ डिस्कस करने का है वो अगला टॉपिक पे हम फटाफट से चलते हैं, बिकॉज हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। प्लीज क्रैश कोर्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात जो है ना बहुत ही सिंपल सी है। खैर जुड़ी तो ये थोड़ी न्यूक्लियस से हुई है, लेकिन न्यूक्लियस हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल मैं को थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि आपने 11th 12th दोनों पढ़ा ही है। तो आपको पता है कि देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, डीएनए रहता है, ठीक है ना। अब उस डीएनए से बनता है आरएनए। तो डीएनए से आरएनए क्या बनेगा, डीएनए से आरएनए भी बनेगा कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर ही। मतलब डीएनए मतलब कि रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन दोनों प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर ही रहती है। लेकिन एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर आरएनए बनने के बाद वो उससे प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर नहीं बनता, फिर प्रोटीन बनने के लिए वो जाता है बाहर, ठीक है। और बाहर जहां वो जाता है प्रोटीन बनने के लिए, वो स्ट्रक्चर को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब क्योंकि वो बाहर जा रहा है बनने के लिए, प्रोटीन बनने के लिए, तो बट ऑब्वियसली बात है ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कंटिन्यूअस होना चाहिए किसके साथ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। तो देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है ना, इट इज अ बाई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो ही एक्सटेंड होके आपका एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, जिसको मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलता हूँ। रेटिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मा, मतलब कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर है और रेटिकुलर लाइक है, ठीक है ना। तो उसको मैं बोल देता हूँ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये कैसे किस किस फॉर्म में होता है बेटा, ये आपका सिस्टर्ने के फॉर्म में होता है। सिस्टर्ने मतलब फोल्ड्स, ठीक है ना। जैसे आपके पर्दे होते हैं ना, पर्दे के फोल्ड्स होते हैं। या जैसे अगर जैसे जो फीमेल्स होती हैं या जो औरतें होती हैं वो जब साड़ी पहनती है तो साड़ी में ऐसे वो फोल्ड्स करती है ना, फोल्ड्स प्लेट्स बनाती हैं। तो वैसे प्लेट लाइक जो स्ट्रक्चर होता है या पर्दों में आप देखते हो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है।
तो वो सिस्टर्ने है, उसको हम सिस्टर्ने बोलते थे इंडिविजुअल को। अच्छा, उसमें कुछ कुछ हो सकते हैं ट्यूब लाइक, जिनको हम टिब्यूल्स बोल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस डायग्राम में ये हो गए टिब्यूल्स, ट्यूब लाइक, और ये जो फोल्ड लाइक हो गए, ठीक है, ये हो गए सिस्टर्ने। और इसके अलावा छोटे छोटे वेसिकल्स हो सकते हैं। खैर, जो ट्यूब्यूल्स होते हैं और जो वेसिकल्स होते हैं, उनके अंदर राइबोसोम्स एम्बेडेड नहीं होते, और क्योंकि उनके अंदर राइबोसोम्स एम्बेडेड नहीं होते, तो उनका अपीयरेंस बहुत ही स्मूथ होता है, इसलिए मैं उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देता हूँ। और जहां जहां राइबोसोम्स रहेंगे उसको मैं बोलूंगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब 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 कॉन्सेप्ट इतना सा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ अलग है और रफ अलग है। मैं पहले रफ की बात करता हूँ, फिर स्मूथ पे चलेंगे। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वही काम है जो राइबोसोम का है ना, और कुछ खास तो वो कर नहीं रहा, जैसे मैं आपको बताता हूँ। अब क्या होता है कि जैसे ही आरएनए आया, ठीक है ना, तो आरएनए आया, तो आरएनए आने के बाद जाके उसको रीड किया जाता है। ये आपको ट्रांसलेशन से पता है कि उसको रीड किया जाता है, ठीक है। और रीड कौन करता है? राइबोसोम के अंदर जो आरआरएनए है या जो राइबोसोम है, ठीक है ना, वही रीड करता है एमआरएनए को। जो जो बन के आया वो एमआरएनए है, और उसको हेल्प कर रहा है रीड करने में कौन? द राइबोसोम। तो राइबोसोम की पहले बात कर लेते हैं, फिर हम रफ के फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे। तो ये जो स्लाइड है, इसमें आपको दिख रहा है ये एक राइबोसोम है। इसमें इसका ये बड़ा वाला यूनिट है, इसको हम बोलते हैं द लार्जर सब यूनिट, और जो नीचे एक सब यूनिट है उसको हम बोलते हैं द स्मॉलर सब यूनिट। ठीक, ओके। अब जो जो स्मॉलर सब यूनिट है, जो लोअर वाला है, जो स्मॉलर वाला पार्ट है, वो जुड़ा रहता है किसके साथ? बेस के साथ, मैट्रिक्स के साथ वो जुड़ता है, और उसके ऊपर जुड़ता है द लार्जर सब यूनिट। तो जो नीचे वाला जो स्मॉलर सब यूनिट है, दैट इज अटैच्ड टू अ प्रोटीन नोन एज राइबोफोरिन प्रोटीन। भाई बहुत मुश्किल नहीं है, राइबोफोरिन, फोरा मतलब बियरिंग, राइबोसोम बियरिंग हो गया तो क्या हो गया? राइबोफोरिन प्रोटीन। तो राइबोफोरिन प्रोटीन की मदद से ये राइबोसोम जुड़ा रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या बेस से, ठीक है ना। खैर, तो अब इन दोनों के अंदर भी फर्क है। जैसे कि अगर हम यूकैरियोट के अंदर अगर देखें, तो लार्जर सब यूनिट 60S की है और स्मॉलर वाली 40S की है। और 60S का फर्दर डिवीजन कैसे है? 5S RNA, 5.8S RNA एंड 28S RNA, ठीक है ना। तो 5.8 और 28S मिला के बनता है 60S। और जो छोटी सब यूनिट है वो 40S की है, दैट कंटेन्स 80S RNA एंड सम अदर प्रोटीन्स। और 60S प्लस 40S मिला के ये पूरा राइबोसोम होता है 80S का, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिक मैथ्स काम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर 60S और 40S इंडिविजुअली जब इसको देखा जा रहा है तब ये यूनिट्स हैं, और जब एज अ होल देखा जा रहा है तो ये 80S है, वेयर S स्टैंड्स फॉर सीवर्टबर्ग कांस्टेंट। सीवर्टबर्ग कांस्टेंट एक्चुअली टाइम की यूनिट है, ठीक है ना। इट इज 10⁻⁻13 सेकेंड्स। तो इसकी अगर 1 या एस की बात करें तो उसकी वैल्यू होती है। तो ये एक्चुअली टाइम है टू सेडिमेंट इन टू दैट इज एक्चुअली सेडिमेंटेशन रेट, जो डिपेंड करेगा कितनी स्पीड से वो बेस पे जा रहा है जब वो सेडिमेंट किया जा रहा है, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूज करके सेडिमेंट किया जा रहा है, तो कितनी स्पीड से वो सेडिमेंट कर रहा है उस पर बेस्ड होती है एस यूनिट। और ऑफ कोर्स जितना भारी होगा, द हेवियर इट इज, उतना उतना ज्यादा क्विकली वो सेडिमेंट करेगा, ठीक है ना। तो जिसका साइज बड़ा होगा उसका सेडिमेंटेशन जो रेट होगा वो भी क्या होगा? फास्टर होगा। खैर, तो इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि जब ये एज अ होल सेडिमेंट करता है तो एक पर्टिकुलर टाइम लगता है, दैट इज 80S। और जब एज अ इंडिविजुअली सेडिमेंट करता है तो एक यूनिट को टाइम लग सकता है 40S, और एक यूनिट को टाइम लग सकता है 60S। तो इंडिविजुअल अलग अलग टाइम लग सकता है, जब जोड़ दिया तो वो अलग टाइम हो सकता है। तो ये सिंपल एडिशन नहीं होता, ठीक है ना। आप इसको सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट या सीवर्टबर्ग कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो S स्टैंड फॉर दैट। तो और यही प्रोकैरियोट्स के अंदर वी हैव 70S, ठीक है। और 70S में भी जो बड़ी वाली यूनिट है वो 50S है, और जो छोटी वाली यूनिट है वो 30S है। तो 50 + 30 = 70 इस मैथमेटिक्स के अंदर बात करें तो। अच्छा, एक चीज और होती है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम्स अकेले नहीं होते, वो एक साथ एक यूनिट में होते हैं, जैसे हम पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीजोम भी बोलते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स एज एन इंडिविजुअल होते हैं,
वो पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम के फॉर्म में नहीं होते हैं। खैर, और राइबोसोम का कॉम्पोजिशन क्या होगा? कुछ नहीं, सिर्फ आरएनए, ठीक है, एंड प्रोटीन्स, ठीक है। तो आरएनए और प्रोटीन ही कंपोनेंट रहेगा इसका, राइबोसोम का। और आरआरएनए जो इसका कंपोनेंट है मेन, वो आपको कहाँ से आ रहा है? न्यूक्लियस से आ रहा है। तो आगे बात करते हैं। तो ये राइबोसोम है जहाँ पे ट्रांसलेशन होता है। तो आप समझ लीजिए यही काम चल रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। अब जैसे ये प्रोटीन बना, अब मैंने आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन बताया था कि भाई प्रोटीन बनेगा भाई एलेनिन, ग्लाइसिन, थाइमिन, जो भी है ना। सॉरी, एलेनिन, ग्लाइसिन, थाइमिन नहीं, थाइमिन तो न्यूक्लियोटाइड होता है। एलेनिन, डाइमिन, ग्लूटामिक एसिड, प्रोलिन, जो भी उसका सीक्वेंस होगा। अब ये बनते बनते साथ के साथ साथ ना एक प्रोटीन होते हैं शैपरॉन प्रोटीन्स। अब शैपरॉन प्रोटीन्स, छैपरॉन प्रोटीन्स बोलते हैं उनको, ठीक है ना। वो काम करते हैं फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन में, मतलब कि प्रोटीन फोल्ड होने लगता है भाई। पहले वो अल्फा हेलिक्स बीटा शीट बनेगा, है ना, फिर अपने आप 3D फोल्डिंग करेगा। तो जो फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन है ये कहाँ पे होगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होगी, ठीक है ना। इतना ही नहीं, इसके मतलब कि बनने के बाद अगर इसमें कुछ ऐड करना है, जैसे कि इसमें लेट से ग्लाइऑक्सिलेशन करना है, ठीक है ना, मतलब कि कुछ ग्लूकोज की सब यूनिट्स ऐड करनी है, तो वो भी कहाँ होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा। तो मतलब आप कह सकते हैं ट्रांसलेशन इज ऑन द राइबोसोम्स। और अगर वो राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो आप बोल सकते हो ट्रांसलेशन एक फंक्शन है। एंड नॉट जस्ट ट्रांसलेशनल, बल्कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस जो भी हैं वो भी किस में रहेंगी? आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही रहेंगी। और इसलिए इसलिए जो भी प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशंस हैं, चीजें हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है। और ये जो प्रोटीन्स हैं, ये मेनली वो प्रोटीन्स हैं जो जाकर अल्टीमेटली बाइंड होने वाले हैं विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब ये सेक्रेटरी प्रोटीन्स नहीं है। देखिए, दो तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, एक सेक्रेटरी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक हार्मोन रिलीज करना है, जैसे कि इंसुलिन क्या है? इट इज अ प्रोटीनेशियस हार्मोन। उसको मैं सेल में नहीं रख सकता, इंसुलिन को मैं मेम्ब्रेन पे नहीं रखूंगा, इंसुलिन को मैं फेंकूंगा बाहर कि तू जा और दूसरे काम कर। तो इंसुलिन भी प्रोटीन है, वो बना। आपको पता है कि इंसुलिन कैसे बनता है? इंसुलिन बनता है ABC, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन। ये बायोटेक्नोलॉजी है, देखो मैं लिंक कर रहा हूँ यहाँ से। ABC 3 पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, उसको बोलते हैं प्रो इंसुलिन। फिर C चेन हट जाती है और A और B रह जाता है। अब ये कॉम्प्लिकेटेड काम कहाँ हो रहा है? ये कॉम्प्लिकेटेड काम यही तो हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। और इसलिए तो हम सेल के बाहर कर नहीं पा रहे उसको, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड है। उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से लाइन करने के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए हमें A और B अलग अलग बनाना पड़ता है अगर हमें इंसुलिन बनानी है तो ABC 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इंसुलिन की। C हटा देते हैं, A और B रहने देते हैं। फिर A और B को हम गोल्जी में भेजते हैं, गोल्जी से वो बाउंड होता है वेसिकल के अंदर, वेसिकल में बाउंड होके वो बाहर, सॉरी आई एम रियली सॉरी, वो वो पहले बनता है आपके इसमें, आपके रफ एंडोप्लाज्मिक सॉरी फ्री राइबोसोम के अंदर, ठीक है ना। फ्री राइबोसोम में बनने के बाद फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है, वहां पर उसकी मॉडिफिकेशन होती है। मॉडिफिकेशन होने के बाद वो गोल्जी में जाता है, फिर गोल्जी में उसकी मॉडिफिकेशन होती है, फिर फर्दर मॉडिफिकेशन के बाद वो बाहर सेक्रेट होता है। तो फ्री राइबोसोम जो प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है ना, वो सेक्रेटरी प्रोटीन्स होते हैं। मतलब कि अगर इंसुलिन बनाया जा रहा है, वो सेक्रेट करने के लिए बनाया जा रहा है, तो वो बनेगा आपके फ्री राइबोसोम्स में। और अगर मुझे कोई प्रोटीन बनाना है, ठीक है, जो मुझे मेम्ब्रेन पे जी जोड़ना है, तो फिर मैं उसको फ्री राइबोसोम पे नहीं बनाऊंगा, फिर वो बनता है आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो दो तरीके के प्रोटीन्स हो गए, मान लीजिए एक हो गया इंसुलिन और एक हो गया इंसुलिन का रिसेप्टर। इंसुलिन बनेगा फ्री राइबोसोम में और इंसुलिन का रिसेप्टर बनेगा आपके इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम में। तो देयर आर टू टाइप ऑफ राइबोसोम, फ्री राइबोसोम्स एंड मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स। दोनों की प्रोटीन में क्या रहता है? फर्क रहता है। तो ये जो प्रोटीन की बेसिक मॉडिफिकेशन बनने के बाद फोल्डिंग है, उसमें चीजें ऐड करना है, चीजें हटाना है, ये सारा काम आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही रहेगा। अच्छा, अब यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, तो ये भी इसका फंक्शन हो जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे के पूरे सेल में नेटवर्क की तरह फैला हुआ है, सेल को कोलैप्स करने नहीं दे रहा। तो आप देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक साइटोस्केलेटन की तरह भी क्या करता है? काम करता है। इतना ही नहीं, ट्रांसपोर्ट में भी, चीजों के इधर से उधर ट्रांसपोर्ट में, यहां से वहां लेके जाने, पूरे में फैला हुआ है। तो अगेन ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या करता है? हेल्प करता है। फिर आप सेल वॉल की बात करें तो प्लाज्माडेस्माटा, क्या जो डेस्मोटिब्यूल है,
वो भी क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सेल टू सेल कनेक्शन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। फिर ये तो बात हुई नॉर्मली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। स्पेसिफिकली अगर मैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम का स्टोरेज करता है। और सबसे ज्यादा फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन ये हो जाता है मसल सेल के अंदर, जहां ये कहलाता है स्मूथ सॉरी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टोरेज ऑफ कैल्शियम फंक्शन किसका हो गया, इसी का हो गया। अच्छा इतना ही नहीं, कॉम्प्लिकेटेड लिपिड की सिंथेसिस, मतलब कि जो लिपिड का फॉर्मेशन है, शुगर से की यूनिट से लिपिड बनाना, लिपिड सिंथेसिस, ये फंक्शन भी किसका है, आपके इसी का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो कोई बोले टेस्टोस्टेरोन कहां बना, ये स्टेरॉइड कहां बने, टेस्टोस्टेरोन कहां बना, कोलेस्ट्रॉल कहां बना, प्रोजेस्टेरोन कहां बना, एस्ट्रोजन कहां बना, ये कितने स्टेरॉइड हार्मोन से कहां पर है, तो आप बोलोगे ये बने इसके अंदर, क्या नाम है इसका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरा इसका फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, डिटॉक्सिफिकेशन। ये डिटॉक्सिफिकेशन क्या फंक्शन है, अब देखो मान लो आपने एक मेडिसिन खाई दवाई खाई, अब दवाई तो आपने खा ली, ठीक है। अब दवाई खाने के बाद मान लीजिए वो जितनी यूज होनी थी हो गई, बाकी वो सेल के अंदर बेकार पड़ी हुई है, ब्लड में बेकार पड़ी हुई है, अब उसको बाहर निकालना है। अब मान लीजिए कोई ऐसा केमिकल है जो वाटर सॉल्युबल नहीं है, आपके लिए टॉक्सिक है लेकिन वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो उसको मैं कैसे निकालूं, भाई निकालने का तरीका क्या है, या तो स्वेट से निकालोगे या यूरिन से निकालोगे। स्वेट और यूरिन दो ही तो तरीके हैं हमारे पास चीजों को बाहर बॉडी से बेसिकली बाहर निकालने के। तीसरा वाला हमारा इजेक्शन है, वो सिर्फ अनडाइजेस्टेड मटेरियल को निकालने का है। तो लेकिन मेन क्या एक्सक्रीशन, तो यूरिन के थ्रू बाहर निकालोगे, किडनी के थ्रू बाहर निकालोगे। लेकिन किडनी के थ्रू बाहर कैसे निकालोगे, पहले उसको डिसॉल्व करोगे ना ब्लड में, तभी तो वो ब्लड के थ्रू जाएगा किडनी में और फिर फिल्टर होकर यूरिन बनाएगा। बिना ब्लड में डिसॉल्व करे चीजों को बाहर कैसे निकाल दोगे, तो कुछ चीजें ऐसे होती है जो वाटर सॉल्युबल नहीं होती। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये उस पर OH लगाता है, जो कॉम्प्लेक्स केमिकल है, इसमें P450 केमिकल रहता है, P450 का एंजाइम रहता है, ठीक है ना। वो इस पे OH लगाता है चीजों के ऊपर, OH लगा के उन केमिकल को हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में मजबूर कर देता है। अब OH होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो भाई ये सॉल्युबल हो गए पानी के अंदर, केमिस्ट्री बोलती है, ठीक है। तो ये सॉल्युबलाइज करके इन चीजों को डिटॉक्सिफाई करता है, बॉडी से बाहर निकालता है। तो वो फंक्शन भी किसका हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हो गया। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 मेजर फंक्शन, कैल्शियम स्टोरेज, डिटॉक्सिफिकेशन एंड लिपिड सिंथेसिस। तो ये कुल मिला के फंक्शन हो गए आपके स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब जैसा कि मैंने बताया, ये सारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, इसमें अकेले कोई भी काम नहीं करेगा, जो भी काम करेंगे सब लोग मिलके करेंगे। तो अगला हम आगे समझते हैं, जैसे यहाँ पर जो है फंक्शन जो है इनमरेट भी किए हुए हैं, कि राइबोसोम की असेंबली, ये की मतलब कि उनको एग्रीगेट करना है ना, प्रोटीन को मूव कराना, ट्रांसपोर्ट करना वेसिकल्स को, है ना, वो सब फंक्शंस इकट्ठे दे रखे हैं। खैर हम गोल्जी की बात करते हैं। अब गोल्जी अकेला काम नहीं करेगा, गोल्जी भी काम करेगा किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो अब गोल्जी के बारे में फिर समझ लेते हैं। गोल्जी में भी वही है, सिस्टर्ने, फोल्ड्स, टिब्यूल्स, वेसिकल्स, सेम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जैसे, कुछ नया नहीं है। अच्छा गोल्जी में जो क्वेश्चन आता है, जो जानना आपको जरूरी है, आप देख सकते हैं कि गोल्जी के अंदर, ठीक है, एक तरफ सी शेप स्ट्रक्चर है, जिसे हम जो कॉनकेव है, जिसको हम सिर्फ फेस बोल रहे हैं या फॉर्मिंग फेस बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स अंदर आते हैं, ठीक है। और दूसरा इसका जो फेज है उसको हम ट्रांस फेज बोलते हैं, जो कैसा रहता है, कॉनकेव रहता है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, जो कॉन्वेक्स रहता है। सर सेस फेस तो कॉन्वेक्स होगा ना। हाँ बेटा, सर सेस फेस जो होगा वो कॉन्वेक्स होगा और ट्रांस फेस कॉनकेव होगा। बेटा अगर इनर स्ट्रक्चर के हिसाब से बात की जाए, इफ यू टॉक अबाउट द इनर स्ट्रक्चर, तो अगर आप यहाँ पे सिस फेस जो देख रहे हो, ठीक है, तो जो वो कॉनकेव हुआ ना, एक मिनट रुको, एक सेकंड ना, सिस फेस, सर सिस फेस कौन सा होगा?
हाँ हाँ, वही तुम्हारी बोला, बात ठीक सिस है। फेस हाँ कॉन्वेक्स ही हाँ, होगा ना। नहीं आप ठीक बोल रहे हो, ठीक है। एक्चुअली अगर हम जो बातें जो हम कॉनकेव या कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं, वो आप सही बोल रहे हो, वो कॉन्वेक्स होगा। देखो वो ठीक है, उसको मैं समझा देता हूँ कि क्यों कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है। इसको अगर हम इस तरीके से ऑब्जर्व करें कि जैसे ये न्यूक्लियस की तरफ है, तो अगर इसे हम न्यूक्लियस से अंदर आते हुए अगर हम बात करें, तो तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूं तो वो जनरली क्या रहता है, कॉन्केव रहता है। लेकिन यस, आपकी जो बातें हो रही है वो वेसिकल के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि बाहर जाते वक्त की बात हो रही है। तो इसको आप इस तरफ से देखेंगे तो यस, इसको हम कॉन्वेक्स बोलेंगे, क्योंकि आई सपोज शायद आपकी एनसीईआरटी भी इसको कॉन्वेक्स ही बोलती है। तो ठीक है, तो सिस फेस को नॉर्मली नॉर्म्स के हिसाब से टुवर्ड्स आउटर मेम्ब्रेन के हिसाब से ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहां से मतलब कि 1% जो है न्यूक्लियस से आ रहा है और उस तरह से ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है। तो सिस फेस जो है, आई एम सॉरी, इसको ऐसे ही याद कर लो, ठीक है। तो ऐसे ही माइंड रखो जैसे इन्होंने दिया, आपके एनसीईआरटी भी बोलती है, उसी हिसाब से याद कर लो, इसको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते। जो सिस फेज है वो कॉन्वेक्स है, ठीक है, कॉन्वेक्स। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसको आप ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हो, फ्रॉम, आप बाहर खड़े हो सेल के और आप अंदर ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है ना। तो शेप में कंफ्यूज मत होना। तो बाहर अगर आप खड़े हो सेल के और आप अंदर की तरफ ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपका सिस फेस एक कॉन्वेक्स शेप में है, ठीक है। खैर, सिस फेस वो फेस है जहां पर वेसिकल जो है वो एंटर कर रहा है, मतलब कि जो वेसिकल है वो उसकी जो एंट्री है अंदर की तरफ, वो रहेगी फ्रॉम द सिस फेस। अब वेसिकल क्या है, अब वेसिकल आप देखिए समझे ना, वेसिकल इज अ मेम्ब्रेन ओनली, ठीक है ना। मतलब वो पिंच ऑफ हुआ है, बड ऑफ हुआ है फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बड़ा हुआ तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही मेम्ब्रेन ले गया, ठीक है। और वही वेसिकल बन गया, मतलब प्रोटीन बना, प्रोटीन मॉडिफाई हुआ, और जब बाहर निकलने लगा तो वो बाहर निकलते निकलते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन ले गया और उसी को वेसिकल बोल रहे हैं। और वही वेसिकल अब क्या हुआ, अब वही जो लिपिड वाला पार्ट है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, वो आके फ्यूज हो गया और पार्ट बन गया गोल्गी का, वो जो लिपिड वाली मेम्ब्रेन है। और जो अंदर का प्रोटीन है वो क्या आ गया, अंदर आ गया, स्पेस में आ गया। अब वो जो प्रोटीन आया उसकी फर्दर मॉडिफिकेशन जैसे उसमें कुछ कटाई छटाई करनी है, ठीक है ना, कुछ चीजें कट करनी है, कुछ चीजें ऐड करनी है, इनएक्टिव से एक्टिव बनाना है, जो भी उसकी मॉडिफिकेशन करनी है, ठीक है। बची कुछ जो मॉडिफिकेशन बची है, या वो कहाँ पर होगी, उसकी गोल्जी में होगी। और गोल्जी में उसकी बाकी बची हुई मॉडिफिकेशन होने के बाद फाइनली वो प्रोटीन सेक्रीट होने के लिए या मेम्ब्रेन का पार्ट बनने के लिए क्या हो गया है, रेडी हो गया है। तो उसको अगेन हम, जब वो बाहर निकलेगा फिर से वो अब की बार गोल्जी की मेम्ब्रेन ले जाएगा, तो अब वो फिर से क्या बन जाएगा, वेसिकल बन जाएगा। और फिर वो वेसिकल जाके मेम्ब्रेन पर जाकर टकरा जाएगा। अब मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन आपस में अगेन फ्यूज हो जाएगी। गोल्जी की मेम्ब्रेन भी लिपिड की बनी है, बायोलिपिड की, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बायोलिपिड की बनी है, तो दोनों दोनों फ्यूज जाएंगी और वो प्रोटीन फिर या तो मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाएगा या आउटसाइड क्या हो जाएगा, सेक्रीट हो जाएगा, डिपेंडिंग कि उसका फंक्शन कहाँ पर है, सेल के अंदर है या सेल के बाहर है। तो कहने का मतलब यह है कि गोल्जी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब आप इस डायग्राम में देख लीजिए, अकेले काम नहीं कर रहे हैं, दोनों के दोनों आपस में मिलके ही काम कर रहे हैं, ये एज अ यूनिट फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। कि यहाँ से एक प्रोटीन आया, बना 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 और पहुंचा किसके पास, गोल्जी के पास, और गोल्जी ने उसको फर्दर मॉडिफाई किया और बाहर क्या कर दिया, उसको एक्सोसाइटोसिस से क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो एक होता है एक्सोसाइटोसिस और एक होता है एंडोसाइटोसिस। तो बाहर रिलीज कर दिया तो क्या हो गया, एक्सोसाइटोसिस हो गया। अब इसी का अपोजिट मैकेनिज्म इज एंडोसाइटोसिस। अब जो एंडोसाइटोसिस की जब हम बात करते हैं, तब तब हम बात करते हैं किसकी, लाइसोसोम्स की। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं गोल्जी अपैरेटस के कुछ फंक्शंस आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। तो एक फंक्शन तो मैंने बोला कि मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स हो गया, ठीक है। तो अब मॉडिफाई, फाइनल टच दे दिया प्रोटीन को, वो गोल्जी ने किया, ठीक है। दूसरी चीज, गोल्जी जो है वो आपके जो आपका शुरू में बनता है ना सेल प्लेट साइटोकाइनेसिस में, तो वो सेल प्लेट फॉर्मेशन में भी आपका हेल्प कौन करता है, गोल्जी हेल्प करता है। तो गोल्जी का एक फंक्शन किसमें आ गया, साइटोकाइनेसिस ऑफ द प्लांट सेल, या आप सिंपली बोल सकते हो फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल, अगेन किसका फंक्शन हो जाएगा, गोल्जी का फंक्शन हो जाएगा। फिर
तीसरा फंक्शन अगर मैं गोल्जी की बात करूं, इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात कर रहा हूं, सारे फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। तीसरा जब आप पढ़ते हो स्पर्म का एक्रोसोम, ठीक है ना, तो जो स्पर्म का एक्रोसोम है उसमें जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो सारे गोल्जी ने बनाए हैं, और गोल्जी की ही मॉडिफिकेशन से अल्टीमेटली बनता है कौन, स्पर्म का एक्रोसोम। तो वो भी किसका फंक्शन हो गया, गोल्जी का ही क्या हो गया, फंक्शन हो गया। इसके अलावा वैक्यूल बनाना या लाइसोसोम बनाना, लाइसोसोम और वैक्यूल्स ये दोनों वेसिकल्स हैं, सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं, एक तरीके से किसके, गोल्जी के ही। वैक्यूल भी जो है वो भी एक तरीके का वेसिकल ही है, और वो किसका है, गोल्जी का ही प्रोडक्ट है। और उतना ही नहीं, लाइसोसोम भी किसका प्रोडक्ट है, गोल्जी का ही प्रोडक्ट है। तो लाइसोसोम बनाना, लाइसोसोम बनाना, वैक्यूल बनाना, सेल वॉल बनाना, और स्पर्म का एक्रोसोम बनाना, और ऑफ कोर्स प्रोटीन की मॉडिफिकेशन या पैकेजिंग करना, ये सारा काम किसका है, गोल्जी का है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आए तो आपको पता है कि लिपिड्स कैसे एब्जॉर्ब होते हैं। लिपिड्स पहले म्यूकोसा में आते हैं मिसल की फॉर्म में ठीक है ना। और मिसल क्या होता है भाई, लिपिड होता है एक सिंपल सा। अब लिपिड के ऊपर प्रोटीन की कोटिंग की जाती है। प्रोटीन की कोटिंग क्यों की जाती है, क्योंकि उसको वाटर सॉल्युबल बनाना होता है, क्योंकि उसको एब्जॉर्ब करना होता है। तो प्रोटीन की जो कोटिंग की जाती है लिपिड के ऊपर, वो प्रोटीन की कोटिंग करके उसको काइलोमाइक्रोन बनाया जाता है। ये प्रोटीन की कोटिंग कौन कर रहा है, ये प्रोटीन कोटिंग कर रहा है गोल्जी। तो अगेन मिसल से काइलोमाइक्रोन का फॉर्मेशन भी कौन करता है, गोल्जी करता है। मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स में भी इन आवर बॉडी कौन रिस्पॉन्सिबल है, गोल्जी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये अलग अलग चैप्टर्स के हिसाब से एप्लीकेशन है। सेल डिवीजन में भी एप्लीकेशन हो गया है ना, हर चीज में एप्लीकेशन हो गया किसका, गोल्जी apparatus का। खैर, तो अगला हम बात कर रहे हैं अबाउट दी लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या है ना, लाइसोसोम आप समझ लीजिए कि अगेन वेसिकल्स हैं, और उसके अंदर सारे एंजाइम्स हैं जो कि डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं। अब डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हमारी बॉडी में क्या है भाई, शुगर डाइजेस्ट करना है तो भाई माल्टेस है ना, और प्रोटीन डाइजेस्ट करना है तो प्रोटीएस, लिपिड डाइजेस्ट करना है तो लाइपेस है ना, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट करना तो न्यूक्लियस। ये सारे जो हाइड्रोलाइसिस हैं, वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक करने वाला एंजाइम्स है, ये सब कंटेन करता है कौन, लाइसोसोम कंटेन करता है। और किस फॉर्म में कंटेन करता है, इनएक्टिव फॉर्म में कंटेन करता है। जैसे ही इसका जो मीडियम है एसिडिक हो जाता है, H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ये एक्टिव हो जाता है, और इसके एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं और डाइजेशन में रोल प्ले करने लगते हैं। कैसे रोल प्ले करते हैं, आइए इसको समझते हैं एंडोसाइटोसिस से। तो मैं आपको एंडोसाइटोसिस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि मान लीजिए सेल ने कुछ खाया या पिया, खाया मतलब फैगोसाइटोसिस किया, ठीक है ना, क्लियर पॉइंट। और अगर पिया तो पिनोसाइटोसिस किया, मतलब सेल ड्रिंकिंग इज नोन एज पिनोसाइटोसिस। और कुछ खाया तो उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, मतलब सॉलिड मटेरियल आया तो बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, और लिक्विड मटेरियल आया तो उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। खैर, कैसा भी मटेरियल आया, जैसे ही कोई मटेरियल अंदर आता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बड ऑफ होता है, मतलब अंदर आया और हमारी ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड लेके अंदर आ गया, ठीक है, तो वो एक वेसिकल की फॉर्म में अंदर आ गया, ठीक है। और उस वेसिकल को हम बोल देते हैं ऑटोफैगोसोम, क्योंकि या सिंपली फैगोसोम बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि वो फैगोसाइटोसिस से बना है। अब उस फैगोसोम के साथ, ठीक है, उस फैगोसोम के साथ यहाँ पे ऑटो वर्ड फिलहाल भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पर कोई और कॉन्सेप्ट बता रखा है, इसमें ऑटो वर्ड को ध्यान में देना, ठीक है। तो फैगोसोम आया, फैगोसोम के साथ लाइसोसोम को फ्यूज करा दिया। अब फैगोसोम के साथ लाइसोसोम क्या कर गया, फ्यूज कर गया, और फ्यूज करने के बाद इसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, मतलब एनर्जी स्पेंड करके H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया गया। अब H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाते ही लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स थे, हाइड्रोलाइज एंजाइम्स थे, वो क्या हो गए, एक्टिव हो गए। और जैसे ही एक्टिव हुए, उन्होंने अंदर बेसिकली क्या शुरू कर दिया, डाइजेशन शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो फैगोसोम प्लस लाइसोसोम बन जाता है फैगोलाइसोसोम। इसको भूल जाइए, यहाँ पे ऑटोलाइसोसोम लिखा है क्योंकि अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट बता रखा है, इसके बारे में बात करेंगे। एक बार क्या बन गया, फैगोलाइसोसोम। और इस फैगोलाइसोसोम को डाइजेशन के बाद जो चीजें बची, जो डाइजेस्ट हो गई, उनको बाहर निकाल दिया गया वेसिकल से, और फिर वो आपके सेल में यूटिलाइज हो गई फॉर एनर्जी, जैसे ग्लूकोज या सिंपल लिपिड्स, जो भी चीजें डाइजेस्ट हुई उनको फिर एनर्जी के लिए यूज कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं लाइसोसोम आपके सेल के अंदर की डाइजेशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये तो हुआ एक कॉन्सेप्ट। अब इस डायग्राम में जो कॉन्सेप्ट दिखा रखा है वो भी सिमिलर ही कॉन्सेप्ट है, बस
खुद के सेल को डिग्रेड किया जा रहा है। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट होता है ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, जिसको मैं एपोप्टोसिस बोलता हूँ। जब एक सेल को पता चलता है कि वो वायरस से ग्रस्त हो गया, या वायरस से ग्रस्त होने के उसके चांसेस हैं, या उसमें कुछ ऐसा डैमेज आ गया जो रिपेयर नहीं हो सकता, तो अब उससे जो सेल बनेंगे वो भी डैमेज्ड बनेंगे। या ऐसा हो सकता है कि वायरस उस सेल को यूज कर ले और वायरसेस बनाने के लिए, तो सेल में अपनी भलाई समझता है कि उसको खुद ब खुद मर जाना चाहिए। लेकिन सेल अगर ऐसे अचानक से मरा तो उसके जितने टॉक्सिक मटेरियल हैं आसपास के सेल में फैल जाएंगे और आसपास के सेल को नुकसान पहुंचेगा। तो एक सेल बड़े ही प्यार से सुसाइड करता है, वो अपने माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म सबको एक वेसिकल में बांध लेता है, कन्वर्ट कर लेता है, छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे वेसिकल्स बना लेता है। अब उस वेसिकल से लाइसोसोम फ्यूज कर जाते हैं। तो इसलिए यहाँ वर्ड दिया गया ऑटोफैगोसोम, क्योंकि खुद के ही सेल ऑर्गेनेल्स को इसने एंगल्फ किया है। तो एंगल्फ करने के लिए बहुत सारे ऑटोफैगोसोम बना लिए, उनके साथ लाइसोसोम क्या कर गए, फ्यूज कर गए। ठीक है, तो अंदर अंदर क्या हो गई, उसकी डाइजेशन हो गई, वो सिंपल प्रोडक्ट्स में टूट गए। फिर वो सारे वेसिकल्स सेल से बाहर निकल गए, ओवरऑल सेल क्या हो गया, डिग्रेड हो गया। तो अब ये डिग्रेड, तो इसमें डाइजेशन चुका था, हो चुके थे, तो बड़े प्यार से वेसिकल की फॉर्म में एक सेल क्या हो गया, डिग्रेड हो गया। और इसी को हम बोलते हैं एपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ। और ये इसमें भी कौन हेल्प कर रहा है, लाइसोसोम हेल्प कर रहा है। इसलिए हम लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। हमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा लाइसोसोम और सुसाइड बैग्स, क्योंकि ये एपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ में हेल्प करते हैं। दो प्रोग्राम सेल डेथ का जो सिग्नलिंग है कि प्रोग्राम सेल डेथ करना है, ये इंफॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सिग्नल्स प्रोग्राम सेल डेथ, लेकिन कॉज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लाइसोसोम्स रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, कई बुक्स जो है लाइसोसोम को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी बोल देती है। उसमें कोई खास बात नहीं है। जो लाइसोसोम बेचारा भी नया नया बना वो प्राइमरी, जब वो एक्टिवेट हो गया सेकेंडरी, और जब उसने डाइजेस्ट कर दिया जो बचा हुआ पार्ट बना वो हो गया टर्शियरी। और जो बचे उसके बाद जो बच गया उसको हम रेजिडुअल बॉडी या बची हुई बॉडी भी बोल देते हैं। ठीक है ना। तो वो तो बस टर्मिनोलॉजी है, वो तो बुक टू बुक भी क्या करेगी, वेरी करेगी। सो दैट इज अबाउट द लाइसोसोम। अब एक दो चीजें मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे कि दो चीजें हैं हमारे पास, पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइकोसोम्स। फिर नेक्स्ट क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट और साइटोस्केलेटन और न्यूक्लियस की बात करेंगे। तो अगली चीज क्या है, पेरोक्सिसोम्स। अब पेरोक्सिसोम्स एक स्पेशल तरीके के वेसिकल्स हैं, ये भी गोल्जी बॉडी से ही रिलीज होते हैं। इनकी खास बात क्या है कि पेरोक्सिसोम्स आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। भाई फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर जब भी कुछ रिएक्शंस होती हैं तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बोलते हैं, जिसमें O2 माइनस सॉरी ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, ठीक है ना, या सुपर ऑक्साइड, ठीक है ना, ये सब रहते हैं। और ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन करके या क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है ना, हमारी एजिंग के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इन्हीं को डिग्रेड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज करते हैं। तो सेम काम कहीं ना कहीं हमारे पेरोक्सिसोम्स में भी होता है। क्या होता है ना कि ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हैं, इनको यूज करके हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देते हैं। ठीक है ना, और फिर इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक कर दिया जाता है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक फ्री ऑक्सीजन, फ्री रेडिकल ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता था, खराब हो सकता था, हमने उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट कर लिया H2O2 में। अब फिर इस H2O2 को ब्रेक कर दिया H2O और O2 में। मतलब एक खराब चीज से हमने क्या बना ली, अच्छी चीज बना ली। तो ये जो काम हो रहा है, ये काम हो रहा है पेरोक्सिसोम्स के अंदर। ठीक है ना। और ये पेरोक्सिसोम्स में एंजाइम रहते हैं जैसे कि कैटालेस एंड पेरोक्सीडेस, जिसका जिक्र मैंने एंजाइम वाले चैप्टर में भी किया था, जिनका जो ये है प्रोस्टैटिक ग्रुप है वो हीम है। मैंने हीम के कॉन्टेक्स्ट में बताया था कि हीम इज द प्रोस्टैटिक ग्रुप ऑफ पेरोक्सीडेस एंड कैटालेस, एंड बोथ ऑफ दीज एंजाइम्स, ये दोनों एक ही काम करते हैं। ठीक है, एक जैसे ही एंजाइम्स है, और ये दोनों कहाँ मिलते हैं, पेरोक्सिसोम्स में मिलते हैं। ठीक है ना।
तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, एक और एंजाइम जो पेरोक्सिसोम में मिलता है दैट इज ग्लाइऑक्सिलेट ऑक्सीडेज। अब ग्लाइऑक्सिलेट ऑक्सीडेज नाम से ऐसा लगता है कि ग्लाइऑक्सिसोम्स में होगा, नहीं। ग्लाइऑक्सिलेट ऑक्सीडेज एक एंजाइम है, ठीक है ना, जो ग्लाइऑक्सिलेट, जो अगेन हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है ना, एक तरीके से उसको कन्वर्ट कर देता है, इसको डिग्रेड कर देता है इनटू सिंपलर फॉर्म्स। तो ग्लाइऑक्सिलेट ऑक्सीडेज भी एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है किसका, पेरोक्सिसोम्स का। अच्छा, पेरोक्सिसोम्स नॉर्मली अगर सेल में प्रेजेंट है, बॉडी में प्रेजेंट है या हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, तो वो हमारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को खत्म करने के लिए है, ठीक है। दूसरा फंक्शन जो पेरोक्सिसोम्स का है वो प्लांट में मेनली पाया जाता है। प्लांट में मेनली क्या रोल होता है कि पेरोक्सिसोम्स हेल्प इन फोटो रेस्पिरेशन। भाई, फोटो रेस्पिरेशन पता है आपको, आपके फोटोसिंथेसिस का अपोजिट होता है। फोटोसिंथेसिस में तो आप जो है CO2 यूज करते हो, ठीक है, एंड O2 क्या करते हो, प्रोड्यूस करते हो। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट का फिनोमेना, प्लांट का रेस्पिरेशन है, जिसमें वो लाइट की एनर्जी को यूज करता है और रिलीज करता है CO2 और ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, ठीक है। तो इसको हम वेस्ट, एक तरीके का वेस्ट भी मानते हैं। खैर, ये फोटो रेस्पिरेशन जो होता है ये कहाँ पर होता है, पेरोक्सिसोम आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटो रेस्पिरेशन। अब पेरोक्सिसोम्स का एक मॉडिफाइड फॉर्म है ग्लाइऑक्सिसोम्स। अब ग्लाइऑक्सिसोम्स क्यों इंपॉर्टेंट है, अब आप ये बात जानते हैं कि हम शुगर से लिपिड बना सकते हैं, ठीक है, दैट इज पॉसिबल। अब लेकिन उस लिपिड से हम शुगर नहीं बना सकते। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, हम लिपिड्स को ब्रेक कर सकते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम ए को सिट्रिक एसिड साइकिल में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मैक्सिमम यही काम कर सकते हैं। लेकिन इन लिपिड को तोड़कर इसको शुगर बनाने के लिए इस्तेमाल किया नहीं जा सकता। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके सीड्स में स्पेसिफिकली पाए जाते हैं ग्लाइऑक्सिसोम्स, और वो लिपिड को यूज कर सकते हैं एनर्जी के लिए, क्या बना के, शुगर बना के। तो लिपिड को शुगर बना के वो एनर्जी के लिए क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ कुछ सीड्स की होती है, जो ऑयल सीड्स होती है, जैसे कि कैस्टर सीड्स हो गई, है ना। तो उन सब की ये इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉपर्टी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ डायग्राम दिखाऊं, तो ऊपर फैट्स ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। टॉप में क्या देखा आपने, फैट्स ब्रेक हुए। फिर फैट का जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में काम कर सकता है। लेकिन हम ग्लाइऑक्सिसोम्स की मदद से क्या करते हैं कि उस एसिटाइल कोएंजाइम को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और उसको घुमाते हैं और घुमा घुमा के प्रोडक्ट की फॉर्म में सक्सीनेट बनाते हैं। और ये सक्सीनेट को हम फिर मैलेट बना सकते हैं, और मैलेट से आपको पता है थ्रू अ प्रोसेस नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है ना, हम बना सकते हैं ग्लूकोज। तो कहने का मतलब ये है कि जिसके पास ग्लाइऑक्सिसोम रहेंगे, ठीक है ना, वो कैपेबल रहेगा लिपिड को इस्तेमाल वापस से शुगर बनाने के लिए। और ये प्रॉपर्टी ग्लाइकोसोम्स हमें देते हैं, और ये सिर्फ कुछ ही प्लांट्स की प्रॉपर्टी रहेगी जिनकी सीड्स काफी क्या होती है, ऑयली होती हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द ग्लाइऑक्सिसोम, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम्स एंड दीज गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इन सबको हम मान सकते हैं द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे अबाउट द न्यूक्लियस एंड साइटोस्केलेटन एंड अदर कंपोनेंट्स, और सेल को खत्म करके वी विल स्टार्ट विद द सेल साइकिल। तो किसी का कोई स्पेसिफिक डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, एल्स वी विल टॉक इन द नेक्स्ट क्लास। सर हाँ शशांक। सर एक चीज पूछनी थी, कहीं पे सर लाइसोसोम को ऑटोफेजिक वैक्यूल्स भी कहा था, तो वो इसी केस में कहते हैं सर जब सेल को ऑटोफैगिक वैक्यूल्स। यस सर। ऑटोफैजिक वैक्यूल्स, देखो ऑटोफैजिक वैक्यूल्स, देखो टर्मिनोलॉजी का पता है क्या है, टर्मिनोलॉजी कई ऑथर्स अपने हिसाब से या कहीं से देख के कर देते हैं, यूनिवर्सली उसका कोई रोल नहीं होता, ठीक है ना। तो मैंने नहीं कहीं ये टर्म सुना ऑटोफैगिक वैक्यूल, सही बताओ तो मैंने नहीं सुना ये टर्म।
मैंने या तो ऑटोफैगोसोम सुना है या फैगोलाइसोसोम सुना है। सर अब ऑटोफैगोसोम्स भी ऑटोफेजिक वैक्यूल्स बोल रहे होंगे ना, क्योंकि सेल ऑटोमेटिक अपना जो कर रहा है। देखो, अब फॉर एग्जांपल किसी ने कोई टर्मिनोलॉजी किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करी है, वो तो मुझे स्पेसिफिकली ही जानना पड़ेगा ना। मैं अपने मन से तो नहीं कह सकता कि उसने ऐसे इस्तेमाल करी होगी। तो ये इसलिए मैं सही इसके सर। बारे में कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ, है ना। तो मैं तो बस इतना जानता हूँ कि देयर इज समथिंग एज ऑटोफैगोसोम, ठीक है ना, जो सेल के खुद को ही डिग्रेड करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बाहर की अलग अलग हर बुक के अंदर किस चीज को किस टर्मिनोलॉजी लॉजी से लिया और क्या सही है क्या गलत, वो तो फिर वो बुक टू बुक वेरी करेगा। पर उसमें आई डोंट वुड। ओके सर। सॉरी, क्या बोले तुम वैक्यूलाइजोसोम के बारे में? ऑटो वैक्यूलाइजोसोम क्या पढ़े? क्या पढ़ा तुमने ऑटोफेजिक उसके बारे में? ऑटोफेजिक ऑटो वैक्यूल्स। ऑटोफैगिक वैक्यूल्स। ऑटोफैगिक वैक्यूल्स टर्म मैंने नहीं सुना बेटा। ओके तुमने सर। कहाँ पढ़ा? तुमने कहाँ पे पढ़ा है? सर एक बुक में था, उसमें लिखा था लाइसोसोम्स तो पॉलीमॉर्फिक होते हैं, तो उसके चार दे रखे थे। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेसिडुअल मैं बॉडीज और ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि टर्मिनोलॉजी वेरी कर जाती है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तो हो गया, और जो हम बात करते हैं, मैंने तो हमेशा ऑटोफैगोसोम्स के बारे में पढ़ा है कि सर बहुत मैंने सारे गूगल पे लाइसोसोम चेक इकट्ठे करा, हो गए और ऑटोफेजिक सेल वैक्यूल्स को ही ऑर्गेनल को डिग्रेड कर दिया। ऑटोफेगोसोम्स कह रहे हैं। हाँ अभी अभी मैंने गूगल पे चेक करा तो ऑटोफेजिक वैक्यूल्स को ही ऑटोफेगोसोम्स कह रहे हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि टर्मिनोलॉजी वेरी करती है। अब ऑर्थर अपनी मर्जी से एक चीज को चार नाम दे देगा, तो हम थोड़ा ना हर चार नाम जानने जाएंगे। हमारा काम तो कॉन्सेप्ट जानना है ना। और आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो जो मोस्ट कॉमन वर्ड है उसी के कॉन्टेक्स्ट में आता है। वहां पे हम कुछ कुछ थोड़ा ना खेल रहे बच्चों के साथ हाँ कि सर, कुछ वो भी तो है। टर्म पूछ लिया। है ना। यस सर। ठीक है। एनी 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 अदर डाउट? हाँ सर, एक चीज और पूछनी है। अगर जैसे हमारा ये है SCR, डिटॉक्सिफिकेशन में काम आ रहा है सर ड्रग्स के, तो सर हाँ वो हाँ उसकी ज्यादा क्वांटिटी सर लीवर में मिलेगी ना? हाँ, मतलब कि क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन हमारे लिवर का ही काम है, तो यस, उसका अमाउंट जो होगा वो लिवर में ही वेरी करेगा। और ये सबके साथ होता है, ये सिर्फ इसके साथ नहीं है। हर सेल का अपना अपना रीजन होता है। सॉरी, हर हर सेल ऑर्गेनल अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, वो आपके स्केलेटल मसल्स में मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है ना। आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है ना, वो आपके ये डिटॉक्सिफिकेशन वाला आपके लिवर में मिलेगा। वही अगर बात की जाए आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो आपका मसल में मिलेगा। तो वो तो सेल टू सेल वेरी करेगा ही करेगा। जैसे जो पुराने मरे मरे हुए सेल्स हैं प्लांट के अंदर, डेड सेल्स हैं, उनमें वैक्यूल बड़ा मिलेगा, ठीक है। तो वो तो सेल टू सेल अलग अलग प्रॉपर्टीज रहेंगी रहेंगी। ओके सर। हम्म।